राम राम दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर। ये एक ऐसा असीम अनुभव था जिसको हम सभी ने बहुत 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 इन्जॉय किया और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जीते जी हमने इन क्षणों का आनंद लिया। अब मैं दोबारा अपने कोर सब्जेक्ट पे आता हूँ, यादों के झरोकों से। पिछली बार हमने बरेली से रिलेटेड काफ़ी सारी यादें पापा की डिस्कस की थी, उसमें से कुछ नैनीताल का भी जिक्र आया था। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम नैनीताल के भी कुछ क्षण, यादगार अनुभव उनसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया ही था कि बाबूजी हाइडल में थे और जो उनका अंग्रेज़ ऑफिसर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके साथ वो अटैच थे। बाबूजी को लगभग 4 भाषाएं तो बहुत अच्छी तरह से आती थी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और फारसी। तो वो इंटरप्रेटर जैसा भी, क्योंकि जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो अधिकतर हिंदी या उर्दू ही बोलते थे, तो वो उनका अनुवाद भी कर देते थे। जहाँ तक मुझे याद है, खैर बरेली की बात तो हो ही रही थी, उस समय की जो बाबूजी जहाँ तक जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको उनके बॉस के साथ जा कर के देखते थे। मुझे जहाँ तक याद है, राजघाट, नरोड़ा, ये 2 जगह वो बात बात में सुनाते थे। इसके अलावा ये 1947 के आसपास की ही बात होनी चाहिए। उस समय गर्मी के मौसम में, क्योंकि जो भी अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे उस समय कैपिटल, समर कैपिटल यूपी की नैनीताल बना रखी थी। तो वो शायद लास्ट विजिट ही थी उनके एक्सियन की। तो एक्सियन जो थे वो उनके साथ बाबूजी, और वो शायद लास्ट होने की वजह से बाबूजी और मेरी नानी, और मैं तो छोटा ही था, 2 ही साल का होऊंगा, 2 या सवा 2 साल का। तो हम सब वहाँ गए थे। हम लोग एक डाक बंगलो में रुके थे और शायद 1.5 या 2 महीने वहाँ रहे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। वहाँ पर जो थोड़ी सी बातें याद हैं वो ये है कि बाबूजी के साथ मैं कुछ प्रमुख स्थानों पर नैनीताल के देखने गया था। तो उसमें नैनीताल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नैनी झील है जो शहर के बीचों बीच में है, और ताल तो हम सब समझते ही हैं कि वो एक बहुत बड़ी झील है। तो उस नैनी झील में घूमने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने बहुत एक ज़ोरदार इंतज़ाम किया हुआ था कि इस साइड पर, दोनों साइड पे नाके लगे हुए थे, और इस साइड पर एक टिकट विंडो भी थी जहाँ पर टिकट मिलता था, और उससे रिक्शे वाले, जो साधारण रिक्शे होते हैं, लगभग मेरे जहाँ तक याद है, लगभग आधा या पौन किलोमीटर का एक छोटा सा झील के साइड में ही रास्ता था। तो उस पर वो रिक्शे वाले हमको इस ताल से, यानी तल्ली ताल से वहाँ तक, यानी मल्ली ताल, तल्ली ताल मल्ली ताल के बीच में ये सफ़र होता था। और इसके लिए उस समय बहुत ज़्यादा याद नहीं, पर फिर भी शायद 2 आने ही है, ऐसा कुछ। एक साइड पर जहाँ टिकट विंडो थी वहाँ से टिकट लेना होता था, और वो कोई भी रिक्शा, उसमें जो भी रिक्शे उनके उस समय के लगे हुए होते थे, उन रिक्शाओं पर बैठते थे, तो वो हमको दूसरी पार 2 व्यक्तियों को एक साथ एक रिक्शे में बैठा के ले जाते थे। तो वो मुझको याद है कि मैं, बाबूजी और मेरी नानी, और मुझको तो गोद में बैठा लिया था, मैं तो 2 ही साल का शायद था। तो हम लोग तल्ली ताल से मल्ली ताल तक गए। झील बहुत सुंदर, बिल्कुल साफ पानी और चारों तरफ हरियाली,
बीच में एक रास्ता, उस रास्ते पर वो रिक्शे वाला हमको ले गया था, और ये लगभग जहाँ तक मुझको याद है 10 या 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। बड़े धीरे धीरे आराम से ले गया था वो। फिर हम मल्ली ताल पहुँच गए थे, और मल्ली ताल में रुक करके हम लोगों ने झील का नज़ारे को और भी अच्छे ढंग से देखा, जिसमें खासकर सूर्योदय और ये सब, चारों तरफ सुंदर वहाँ मछलियाँ और झील का सुंदर पानी। वो बिल्कुल अकेला निर्जन स्थान था वैसे, पर बहुत सुंदर, चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ सामने आमने सामने, बल्कि चारों तरफ ही पहाड़, और पहाड़ की जो सुंदरता है वो उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है उस समय पहली बार ही पहाड़ देखे थे, तो पहाड़ देख के बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ हम लोग 15 या 20 मिनट रुके थे, वहाँ शायद कुछ खाया भी था, और फिर हम कोई भी रिक्शा, जितने भी 5-6 रिक्शा चलते थे, तो उसमें से जो भी रिक्शा खाली हो उसमें बैठ जाओ तो मल्ली ताल से वापस तल्ली ताल आ जाते थे। तो इस तरह की ये याद घटना मुझे नैनीताल के बारे में याद है। ये बात मेरे विचार से 1947 आज़ादी से लगभग कुछ ही समय पहले की थी। इसके बाद नैनीताल की ये अंतिम यात्रा ही थी हम लोगों की। इसके बाद बाबूजी का ट्रांसफ़र बरेली से लखनऊ हो गया, और शायद डिवीज़न को ही ख़त्म कर दिया गया बरेली का, और लखनऊ आ गए। तो अब मैं लखनऊ के बारे में, जी बिल्कुल, लखनऊ का ही कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ, वही अच्छा है। हाँ, लखनऊ में बाबूजी ने हम लोगों के जाने से पहले ही रहने की व्यवस्था कर ली थी, और हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे तो मैं उस समय, ये मेरे विचार से 1947 के आखिर समय, यानी हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था, और उस समय की ही ये घटना है। तो बाबूजी ने मुझे और हम सबको घर दिखाया था। घर बहुत पुराना था, और लखनऊ में उस जो मोहल्ले का नाम था वो चितुआपुर की भुइयाँ। ये अवधी भाषा की बात है, क्योंकि लखनऊ अवध की राजधानी थी, और अवध में जितने भी नवाब थे, खासकर वाजिद अली शाह का नाम सभी लोग जानते हैं। बहुत वो लोग शिया मुस्लिम थे, और खासकर उनका जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि वो कल्चरली कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे। जैसे वाजिद अली शाह के बारे में सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे स्वयं ही डांसर थे, कथक नृत्य बोल के साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि खुद बादशाह, और उनके समय में खासकर लखनऊ में पूरी तरह से शांति थी, और पार्टीशन हो चुका था, परंतु लखनऊ में ऐसा कहीं कोई हमें महसूस नहीं हुआ कि कोई हिंदू या मुस्लिम वाला दंगा जैसा कुछ हुआ हो, जैसा कि बरेली में शायद ऐसा हुआ होगा, पर लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं था, और सब जगह बहुत शांति थी। क्योंकि खुद जो बादशाह थे या नवाब थे, वो जब खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग उनकी बातों को मानते ही हैं। जैसा कि मैं बता ही रहा था कि चितुआपुर की भुइयाँ का अर्थ ये है कि नवाब के साथ साथ छोटे छोटे जागीरदार भी होते थे, वो अधिकतर हिंदू होते थे। जैसे चितुआपुर एक छोटी सी जागीर थी कि भुइयाँ माने उसकी एस्टेट हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। एस्टेट यानी वो चितुआपुर की जागीर थी। वो चितुआपुर जो स्थान था वो तो उनकी जागीर में आता था, और वहाँ पर
बाकी उनकी जागीर का जो भी किराया वगैरह, जो मकानों का किराया या कोई भी टैक्स वगैरह होता था, वो उनकी इनकम में शामिल हो जाता था। वो एक बहुत शांत गली थी। लगभग जहाँ तक मुझे याद है 100, 150, 200 मकान थे और अधिकतर रहने के मकान थे, और वो बहुत पुरानी बस्ती थी, पुराना बस्ती थी, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही। मुझे भी याद है कि गांधी जी की एक यानी बस्ट वाली ऊपर का हिस्सा, उसकी एक मूर्ति लगी हुई थी और उस पर चश्मा वैसा पहनाया हुआ था, असली चश्मा, मतलब उसका फ्रेम। तो वो बिल्कुल घर के सामने था। और घर जो हमारा था छितुआपुर की भुइयाँ में, वो बाबूजी ने तय किया था, और एक ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उनका मकान था, वो पुराना मकान था। उसमें जैसे हम घर में घुसते हैं तो दोनों तरफ बैठने की जगह थी, जहाँ पर हम बैठ करके बाहर जो उस गली में कुछ भी हो रहा है उसको देख सकते हैं। एक बहुत पुराना दरवाज़ा था, बड़ा। उसको बंद करने के लिए वही एक लकड़ी का लट्ठा होता था, जिसको दोनों तरफ फंसा देते थे तो वो सुरक्षित हो जाता था। और इसके बाद एक छोटी सी गैलरी आती थी। गैलरी मेरे विचार से 15 या 20 फीट की होगी। उस गैलरी के बाद आकर के एक आंगन था। आंगन में कुछ हिस्सा कच्चा था, बीच का हिस्सा। उस समय ये परंपराएं थी कि जितने भी पवित्र काम होते थे, खासकर परिवार में शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन, तो उस समय उस हिस्से को कच्चा इसीलिए रखा जाता था कि उस मिट्टी की पूजा हो सके, वहाँ पर अगर कोई मंडप इत्यादि बनाना है तो वो हो सके, इसके लिए ही उसको खाली रखते थे। और उस घर में उस के चारों तरफ बरामदे थे, तो बरामदे में ही एक तरह से 2 कमरे थे, छोटे कमरे थे, पर अधिकतर हम लोगों का रहना बरामदों में हो जाता था। और रसोई भी खुली हुई थी, मतलब कहीं कोई वो जो आंगन था उसमें ही रसोई का काम होता था। उस घर में एक कुआं भी था, जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पानी का कोई साधन और हो भी नहीं पाता था, तो कुआं होने से बहुत सुविधा थी। और मुझको याद है कि गर्मी के मौसम में बाबूजी को बहुत शौक़ था, तो तरबूज वगैरह भी ले आते थे, और तरबूज को रात को छीके में टांग करके और पानी के अंदर लटका दिया जाता था। और सुबह सुबह उठ करके, जैसे आजकल तो चाय वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीने के बजाय वो तरबूज काट करके खाया जाता था। तुम लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वो जो तरबूज होता था, खासकर गोमती नदी, जैसा सभी जानते हैं लखनऊ में है, तो 15 किलो, 15 सेर कहना चाहिए, 15 सेर का कम से कम होता था, बल्कि इससे बड़े भी होते थे, पर सामान्यतः जो बाबूजी लाते थे वो 15 सेर के आसपास का तरबूज लाते थे। और ठंडा तरबूज होकर के जब सुबह सुबह उसको खाते थे तो बिल्कुल आनंद आ जाता था। ये कितना किलो हो गया बाबा? 15 सेर मतलब कितना केजी में? 15 सेर माने किलो में अगर देखें तो 1 किलो और 100 ग्राम के आसपास। अच्छा। हाँ, मतलब 1 किलो जो होता है वो सेर का 900 ग्राम हो। अच्छा, तो ये 16-17 किलो जैसा। हाँ, 16 किलो के आसपास हो गया। हाँ, तो मैं घर की बात कर रहा था। जो पंडित जी थे वो तो कहीं और रहते होंगे। पंडित जी विदुर थे और उन्होंने वो मकान हम लोगों को 25 रुपये किराए पर दिया था, जिसमें हम 7 या 8 साल रहे थे। पर किराया वो का वही रहा था, कोई बढ़ाने जैसा या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। उस समय जो मुझको बाद में मैंने पढ़ा, पहले तो मुझको जानकारी इसकी नहीं थी कि भारतीय रुपए की कीमत लगभग $1 के बराबर ही थी। 1 रुपये का $1 होता था। और सिक्के हमारे यहाँ चांदी के सिक्के चलते थे,
तो समझ सकते हो कि आज चांदी के सिक्के की क्या कीमत है। पर उस समय 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए में ही चलता था। और मुझे तो वो हम सब जो भी किराया तय हो जाता था, वो उस समय घर में बिजली भी नहीं थी, और घर की बात तो छोड़ें, गली में भी बिजली नहीं थी। और जैसा कि बरेली में सिस्टम था, उसी तरह की लैंप पोस्ट थे, और सुबह शाम को आकर के जैसे ही अंधेरा होता था उससे पहले ही आदमी आकर के सीढ़ी लगा करके और लैंप जला दिया करते थे। और उसी रोशनी में, हालांकि ये बात भी थी कि बरेली में जितना शांत था, लखनऊ में ऐसा नहीं था। रिक्शे, गली में रिक्शे वगैरह भी चलते रहते थे, और सवारी के रूप में देखें तो घरों में साइकिलें थी। घर में भी हमारे शायद 2 साइकिल थी। बाबूजी स्वयं भी अपने ऑफिस साइकिल में जाते थे। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी, अब क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी उस समय वो हो गई थी, क्योंकि अब मैं 2.5 साल का तो हो गया था, तो मुझको थोड़ी थोड़ी जानकारी होने लग गई थी। परिवार के बारे में परिचय कराऊं पहले, कि बाबूजी 2 सगे भाई थे। बाबूजी का नाम था राधे श्याम दीक्षित, और उनके पिताजी का नाम तो पहले बताया ही था मैंने, कालीचरण जी दीक्षित, जो कि आरा में स्टेशन मास्टर रहे थे पहले। हम लोगों ने नहीं देखा उनको। बाबूजी के छोटे भाई थे श्याम नारायण दीक्षित। बाबूजी के 4 संतानें थी। सबसे बड़ी हमारी मासी थी। मासी का नाम था कैलाश दीक्षित लिखती थी वो, पर उनको घर में बचिया बोलते थे। बचिया क्योंकि अवधी भाषा में बच्चा, और अगर महिला है तो बचिया, छोटी बच्ची से बचिया, इस तरह से बचिया बोलते थे उनको। और श्यामा मामा जी जो थे वो उनके बाद थे, श्यामा मामा जी। उनके बाद मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम था पद्मावती। और इसके बाद मेरे छोटे मामा थे, उनका नाम था सुरेंद्र कुमार दीक्षित, पर उनको घर में सब त्रिलोकी बोलते थे। तो वो इस तरह से ये परिवार 4 जने तो हमारे नाना जी के परिवार के ही थे। इसके बाद उनके छोटे भाई थे, उनका नाम था श्याम नारायण दीक्षित, और उस समय तक जहाँ तक मुझे याद है उनके 2 बेटे थे, वो ज्ञानेश्वर दीक्षित और धर्मेश्वर दीक्षित। इसके अलावा बाबूजी की जो असली माँ थी, उनकी तो मृत्यु पहले, आमतौर पे जन्म देने के साथ मृत्यु हो जाना बहुत आम बात थी, और उम्र भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो बाबूजी की जो दूसरी माँ थी, उनसे जो बच्चे हुए वो 2 थे। उनका एक का नाम था वीरेंद्र कुमार दीक्षित, और उनकी बहन का नाम था कृष्णा। तो कृष्णा जो थी तो हमारी माँ की बुआ थी, पर वो मेरी माँ से लगभग 6 साल छोटी थी, 6 या 8 साल छोटी थी। तो उनको बिन्नो बोलते थे। घर का उनका नाम बिन्नो था, क्योंकि वो तो मेरी माँ से भी छोटी थी। और जहाँ तक मुझे याद है उस समय तक उनकी शादी शायद हुई थी। तो और उनके यानी हमारे नाना जी, जिनको कृष्णो मासी, हम क्योंकि वो मेरी माँ से छोटी थी और मेरी माँ की सहेली की तरह थी, तो हम लोग कभी उनको नानी नहीं बोलते थे, मासी ही बोलते थे, कृष्णो मासी। तो कृष्णो मासी का विवाह अमरनाथ नाना जी से हुआ था। और जहाँ तक हमारी मासी की बात है, मासी बाल विधवा हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने विवाह
नहीं किया था और वो उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट नॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल ये सरकारी थे, उसमें लड़कियों का जैसे एजुकेशन आजकल बीटी पहले था, उसके बाद बीएड हो गया, तो ये सारी बच्चियों की शिक्षा के लिए जो महिला टीचर्स हैं उनको बनाने का, और उसकी मासी जी जो थी वो वार्डन थी, तो वहाँ पर लड़कियों की रहने की, खाने की, ठहरने की और उनकी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से होती थी। और मासी वार्डन थी तो उनका सारा अरेंजमेंट कि खाना कैसा बना है, नाश्ता उनको टाइम से मिल रहा है, लड़कियां कहीं कोई उच्छृंखलता या कहीं कोई बाहर तो नहीं जा रही हैं, सबको कैंपस में ही रहना है, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। उनके पास 5 या 6 सर्वेंट्स भी होती थी और मासी का काम उस सबको देखना था। जब हम लोग लखनऊ पहुँचे तो मासी उस समय जॉब शुरू कर चुकी थी और जहाँ तक मुझे याद है मासी का उस समय पोस्टिंग गोरखपुर में था, क्योंकि ये स्कूल लगभग बड़े जगहों पर ही खोले गए थे। शुरुआत थी 1947-48 की बातें हैं ये, तो उस समय तो हिंदुस्तान एक तरह से डोमिनियन स्टेट था, पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं था, यानी आज़ाद तो हो गया था परंतु उस समय अंग्रेजी जो व्यवस्थाएं थी वो सब वही थी। हिंदुस्तान का कोई कानून बना नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो सब चीज़ें उस समय बहुत अच्छी बात थी कि लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया। और इस तरह के जो भी ये स्कूल है ट्रेनिंग के, नॉर्मल ट्रेनिंग, ये बड़ी बड़ी जगहों पर जैसे इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, देहरादून, ऐसे ये 5, 6, 7 जगह बड़ी बड़ी जगहों पर गोरखपुर में और मासी का पोस्टिंग था। बाबूजी तो यहाँ आ गए थे और बाबूजी अपने ऑफिस जाने का जो भी काम होता था, जो ऑफिस जाते थे 10 बजे से जाना होता था और साइकिल से ही बाबूजी जाते थे। जहाँ तक और परिवार के सदस्यों की बात है तो मेरे मामा जी की शादी तो हो गई थी, पर मेरी जो मामी थी बड़े मामा जी वाली, वो काशीपुर की थी। काशीपुर नैनीताल ज़िले में था और पहाड़ था, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ नैनीताल, तो नैनीताल ज़िले में ही काशीपुर था। आजकल तो खैर काशीपुर बहुत ही बड़ी जगह हो गई है, पर उस समय अगर मुझे सही ध्यान है तो बाद में तो जो चीफ मिनिस्टर रहे थे यूपी के, वो भी वहाँ के ही थे। और नैनीताल या पहाड़ के बहुत, जैसे गोविंद वल्लभ जी पंत जी थे, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो पूरे देश के सेंटर के होम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल के बाद वही बने थे होम मिनिस्टर। तो इस तरह से अधिकतर पहाड़ की बहुत विभूतियाँ होती थी। मेरी माँ तो आबू में थी, वो कभी कभी जहाँ तक मुझे ध्यान है, लखनऊ का मुझे याद है कि वो 1 या 2 बार बाबू यहाँ लखनऊ आई थी, पर मुझको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है। मैं उनको मेरी बहन ही समझता था और बीबी ही बोलता था मैं उनको, और मेरी नानी को मैं भाभी बोलता था, क्योंकि जो मेरी माँ की बुआ या माँ के चाचा, वो सब लोग भाभी ही बोलते होंगे, तो उनको देखते देखते मैं भी भाभी बोलने लग गया नानी को। तो इस तरह से परिवार में त्रिलोकी मामा जी उस समय अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे और वो लगभग शायद फाइनल में या ऐसे
थे या ट्रेनिंग भी ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाद में मुझे जैसी जानकारी है बीए बीटी किया था, और बीए बीटी करके वो उस समय बीटी कर रहे थे। ट्रेनिंग मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको बीटी कहते थे पहले, बैचलर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे त्रिलोकी मामा जी, और उनकी शादी नहीं हुई थी। बाकी मेरी माँ तक, माँ की तो खैर है ही, और सब माँ आबू में थी, और मासी गोरखपुर में रहती थी, और मामा जी जो थे वो भी गोरखपुर में, उनकी पोस्टिंग किसी कैनाल हेडक्वार्टर पे थी। कैनाल के हेडक्वार्टर में जो भी कैनाल होती थी वहाँ पर जगह जगह गेस्ट हाउस वगैरह होते थे, और वो उनका हेडक्वार्टर कहलाता था। और श्यामा मामा जी शायद उन्होंने उस समय जॉब शुरू ही किया था, वो उनका जो पद था वो अमीन कहलाता था। अमीन को एक तरह से हम पटवारी जैसा काम, जिसमें लेखा कहाँ सिंचाई हो रही है, कितने रकबे में सिंचाई हुई है, उसका कितना चार्जेस हुआ है वो वसूल करना, और जमा का हिसाब किताब, वो सारा काम उनके पास था। बाकी वो गोरखपुर क्योंकि लखनऊ के बहुत पास था, तो वो आते रहते थे मामा जी। और मासी भी कभी भी छुट्टियाँ 2 दिन की 3 दिन की, मासी मुझे बहुत प्यार करती थी, और मासी को जब भी मौका मिलता था, क्योंकि मैं ही एक छोटा बच्चा था, तो मासी आती रहती थी, और इस तरह मुझे सभी का प्यार मिला। आज हमने जो लखनऊ से रिलेटेड डिस्कस किया उसमें तो जिनको पापा बोल रहे हैं कि मासी जो बड़ी दादी हैं, उनकी कुछ यादें हमको भी हैं। शुरू में कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं कि उनको खाने का भी बहुत शौक़ था, और बहुत अच्छा ही खाना खुद भी वो बनाती थी। तो मुझे याद है कि कुछ 2-3 बार मैं भी मम्मी पापा के साथ गया था, तो बड़ी दादी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती थी, और उनको बहुत ही खाने का शौक़ था, और बहुत अच्छा मसालेदार, और बहुत ही खाने में मतलब जो था उनको वो बहुत इन्वॉल्वमेंट उनका रहता था, खुद से भी बहुत अच्छा बनाती थी, और बहुत अच्छे खाने को एंजॉय करती थी। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे भी आपसे इसी तरीके की यादें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।